सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वन शॉट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इकोसिस्टम चैप्टर को कम्प्लीटली। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इंश्योर करा सकता हूँ कि आपको इस चैप्टर का कोना कोना अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और इस चैप्टर को हम पूरे अच्छे तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। और ये वीडियो बेसिकली 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। एक कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है जिन बच्चों ने पूरा अच्छे से पढ़ रखा है, तो उनके लिए रिवीजन बेसिस के लिए होगी। सेकंड कैटेगरी जो स्टूडेंट्स की है वो है जिन्होंने आधा अधूरा पढ़ रखा है या फिर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है इस चैप्टर के, तो उनके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। और जो तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, लिटरली इस चैप्टर का हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने, तो उनके लिए तो ये वरदान साबित होने वाली वीडियो। तो वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा, क्योंकि इस एक वन शॉट वीडियो में आपको मिलने वाला है पूरे एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट, और नोट्स भी आपको मिलेंगे। और नोट्स कहाँ पर मिलेंगे वो आपको मैं वीडियो में बता दूंगा। और ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स जो कि अभी आने ही वाले हैं। साथ में नीट एंड सीयूईटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देख लेना। देखो, मैं वीडियो पूरा देखने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स या फिर कुछ जो लोग होते हैं वो बिना वीडियो को पूरा देखे कमेंट करते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। और अगर फिर उसके बाद कोई समझ या फिर कुछ समझ नहीं आता या फिर कुछ डाउट रह जाता है, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आपका कमेंट का आंसर 100% श्योरली देने वाला हूँ। तो ज़रूर अपना कमेंट डाउन कीजिएगा। और मैं नहीं बोलता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोलता हूँ सिर्फ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार तो शेयर करके देखिए तो सही। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो सके और अपने माइंड में वो सेव इसे चैप्टर को कर ले। क्योंकि जो है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज़्यादा इसका वेटेज होगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप इसका डेटा अपने दिमाग में सेव कर लोगे ना, तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये फिजिक्स की तरह नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, एक बार अगर आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ लेते हो, तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहने वाला है। तो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो हमारा लेक्चर है वो बिगिन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे। नोट्स मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके पहले मैंने 3 चैप्टर्स के ऊपर और वीडियो बना दी है, और उनके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और जो तीनों चैप्टर है उनके जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, यानी कि उनका जो लेक्चर है वन शॉट लेक्चर, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक। आप जाके उनको भी चेक कर लीजिएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और साथ में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट के लिए भी। तो उनको जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाती है और अगर दिल से आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज़ मैं नहीं बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सच्ची में क्वालिटी कंटेंट दिखता है तो आप खुद सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले एनी मोर। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है इकोसिस्टम। तो इसको कम्प्लीटली अपन जो है ख़त्म करने वाले हैं। अराउंड जो है यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे इसको 30 to 40 मिनट्स में। जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट चैप्टर 30 to 40 मिनट्स में। और इसके नोट्स जो है आपको प्रिंट कराने हैं, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में आपको ये नोट्स ही पढ़ने हैं। आप वीडियो देखने तो बैठोगे नहीं, लास्ट टाइम में आपको नोट्स ही पढ़ने हैं। और नोट्स को आपको अच्छे से समझना है इस वीडियो से। आप जैसे ही इस वीडियो से नोट्स को अच्छे से समझ लोगे, तो आपको लास्ट टाइम रिवीजन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आई एम डेम श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और पूरा देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। सो हेयर द फर्स्ट लाइन यहाँ पे देख सकते हैं आप। इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स अमोंग देमसेल्व्स एंड विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम लिविंग थिंग्स, और जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स
प्लस बायोटिक कंपोनेंट्स, या फिर बायोटिक या अबायोटिक भी बोल सकते हैं। तो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है, इनके जो बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम इकोसिस्टम नाम देते हैं। बायोटिक एजेंट्स या फिर अपन बोल सकते हैं तो बायोटिक्स में आ जाते हैं हमारे प्लांट्स, लिविंग थिंग्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, लिविंग थिंग्स आ जाएगी। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाता है हमारा वाटर एंड सोइल। इस टाइप से जो कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं उनको अपन एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। और बायोटिक तो मैंने आपको बता ही दिया लिविंग थिंग्स होती है। अब जो लिविंग थिंग्स होती है और जो जिसका हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है हमारे इन्वायरमेंट में उसे हम इकोसिस्टम नाम देते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम हमने इसकी डेफिनेशन समझ ली है। आगे देखते हैं। देर आर टू बेसिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। जो इकोसिस्टम होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं और जिन्हें हम बेसिक भी बोलते हैं, बेसिक इकोसिस्टम्स। फर्स्ट अपन बोलेंगे टेरेस्ट्रियल, जो कि ड्राई प्लेसेस में यानी कि ड्राई एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल अपन मान सकते हैं फॉरेस्ट। और दूसरे होते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक होते हैं जैसे हमारे ओशियंस, पॉन्ड, लेक्स। तो जो है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ये दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं, आगे पढ़ेंगे इनको अच्छे से डिटेल में। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम देख लेते हैं। The interaction between the interactions between the various biotic and abiotic factors of an ecosystem lead to the maintenance of the ecosystem। जो इंटरेक्शन होता है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स का, वो इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लीड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज अकर एट अ हायर लेवल देन श्रब्स। अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पीशीज का और जो ऑक्यूपाई करती है अपने डिफरेंट लेवल्स पर। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, तो इसका एक जो है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं जो डिफरेंट लेवल्स है। फर्स्ट लेवल पे अपन मानते हैं हर्ब्स, सेकंड लेवल पे आ जाता है हमारा श्रब्स, एंड जो थर्ड लेवल है वो आ जाता है हमारा ट्री। तो देखिए ये जो है यहाँ पर इंक्रीजिंग लेवल है। हर्ब्स छोटे होते हैं, फिर उससे बड़े थोड़े श्रब्स होते हैं और श्रब से बड़े ट्रीज होते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट स्पीशीज़ का जो कि ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनके डिफरेंट लेवल्स पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The various aspects taken into consideration to study the functioning of ecosystems are। तो यहाँ पर जो वेरियस एस्पेक्ट होते हैं कंसिडर करते हैं हम और उनको पढ़ना, टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पर चार हमें जो है वेरियस एस्पेक्ट्स दिखते हैं, यानी कि चार टाइप है जो इकोसिस्टम को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा प्रोडक्टिविटी, सेकंड आ जाता है हमारा डिकम्पोजिशन, थर्ड आ जाता है हमारा एनर्जी फ्लो और फोर्थ आ जाता है हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब ये चारों हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, तो फटाफट से आगे देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्रोडक्टिविटी पे। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी होती है अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एनी इकोसिस्टम। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन पर बढ़ेंगे। अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट होती है वो सन से कॉन्स्टेंटली सप्लाई होती रहती है हमारी अर्थ पर, इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एनी इकोसिस्टम। जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है किसी भी इकोसिस्टम का प्रॉपर फंक्शन अगर हमें चाहिए, या फिर कोई इकोसिस्टम है अगर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है होनी है तो उसके लिए सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब हम डायरेक्टली समझ सकते हैं इकोसिस्टम को चलाने के लिए, इकोसिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सनलाइट इज़ वेरी रिक्वायर्ड जो है कंपोनेंट हो सकता है, या फिर हम इसको जो भी नाम दें, सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एनी इकोसिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इस वीडियो को आप जो है 1.5x या फिर 2x पे देखिएगा, ताकि आपका और ज़्यादा टाइम सेव होए और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। वैसे तो मैं आपको बताता हूँ अगर आप इसको 2x पर देखेंगे तो आप इसको 2 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से फिर से समझ में आ जाए और रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड by plants during photosynthesis is defined as the primary productivity. The amount of biomass produced per unit area over a time period by
प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जो अमाउंट ऑफ बायोमास फॉर्म होता है पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। अ बायोमास, amount of biomass, or we can say the organic matter produced per unit area over a particular period of time ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बायोमास फॉर्म होता है, ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होता है इन अ पर्टिकुलर टाइम और पर यूनिट एरिया, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो एक्सप्रेस की जाती है हमारी पर ग्राम स्क्वायर। और एनर्जी में हम इसको बोल सकते हैं, एनर्जी के लिए भी ये एक्सप्रेशन है इसकी, एक किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको याद रख लेना क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और यहाँ पर जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं, और ये जो नोट्स है ना, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की जो लाइंस है ना उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रोडक्टिविटी कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। जीपीपी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कैन भी जो है दो टाइप्स में डिवाइड करी गई है। उसको हम बोल सकते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जीपीपी क्या है वो देख लेते हैं। जीपीपी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो दौरान बना हुआ ऑर्गेनिक मैटर है वो हमारा जीपीपी कहलाता है। तो देखो, अगर हम अपन इसको समझें अच्छे से, तो अगर ये कोई पेड़ है, ट्री है जैसे कि, ठीक है, तो इस पे जो है सनलाइट पड़ती है और ये जो है प्रोडक्शन करता है। अब प्रोडक्शन करा इसने लगभग 1000 जूल, यानी कि 1000 जूल। तो इसने प्रोडक्शन करा, वो हमारी होगी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये होती है हमारी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन जो ये प्रोडक्शन है वो अगर हम हमारे यूज़ में लें, यानी कि कंज्यूम करते हैं इसको, तो ये हमें 1000 जूल नहीं मिलेगी, ये हमें मिलेगी लगभग 600 जूल। ये एज ए एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो 400 जूल है वो कहाँ जाती है। ऐसा कोई वो नहीं है कि 400 जूल ही होती है या फिर 600 जूल ही होती है या फिर ये प्रोडक्टिविटी सिर्फ 1000 जूल ही करता है। फॉर एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख रहे हैं, तो देखो ये होती है हमारी 600 जूल और इसको बोलते हैं हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो 400 जूल बची वो कहाँ पर यूज़ हो गई? जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कोई जानवर है या फिर कोई एनिमल है जो जैसे कि हर्ब्स श्रब्स जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको फीड करता है, उनको खाता है वो, तो उसमें जो है उस प्लांट की यानी कि प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी आती है, यानी कि उसकी एनर्जी भी आती है। यानी कि अगर किसी गाय भैंस या फिर बकरी ने इसको खाया तो उसके अंदर 600 जूल ही एनर्जी आएगी। अब वो 400 जूल क्यों नहीं आई? क्योंकि ये जो 400 जूल है वो इसके रेस्पिरेशन में खर्च हो गई। यानी कि जो प्रोडक्शन इसने करी ट्री ने, उसने खुद के फूड बनाने के लिए कुछ एनर्जी यूज करी और उसने कुछ रेस्पिरेशन के लिए यूज करी, तो टोटल मिला के जो 400 जूल एनर्जी है वो उसने खुद खर्च कर दी। और जो उसके बाद बची, जो हमारी नेट प्रोडक्टिविटी कहलाई, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो 600 जूल बची। अब वो जो है ट्रांसफ़र होगी दूसरे कंज्यूमर्स में, यानी कि दूसरे ट्रॉफिक्स लेवल में। और ट्रॉफिक्स लेवल क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल्ड में, आगे देखते हैं। इसके अलावा तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एनपीपी क्या होती है। एनपीपी होती है हमारी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। रेस्पिरेटरी लॉसेस क्या होती है हमारी? 400 जूल। अब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारी 1000 है, 1000 माइनस 400, यानी कि हमारी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो आ गई हमारी 600 जूल के करीब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। अब जो कंज्यूम कर रहा है, जो एनिमल इस प्लांट को या फिर इस हर्ब श्रब्स जो भी ट्री होता है, अगर वो उसको खा रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी आई तो वो उसके अंदर फॉर्म जो है उसके अंदर स्टोर हो गई। अब जो उस कंज्यूमर को दूसरे ट्रॉफिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उसके अंदर जो है टोटल एनर्जी उस खुद ऑर्गेनिज्म की और साथ में उस प्राइमरी प्रोड्यूसर की एनर्जी साथ में मिक्स होकर उसके पास जाएगी, जो कि हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के लिए आएगी। और ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर है बाय कंज्यूमर, वो हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। आगे देखते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स करती है टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। आगे देखते हैं, ये फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स को जो है यहाँ पर हमारी डिपेंड करती है और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करती है। आगे देखते हैं, जो एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी होती है फॉर होल बायोस्फेयर इज अबाउट 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो एनुअली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है हमारे बायोस्फेयर की वो 170 बिलियन टन है, जिसमें से जो हमारी 115 बिलियन टन है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की है और जो हमारी 55 बिलियन टन्स है वो है हमारी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की। अब ये जो 170 बिलियन टन है ये क्या है? ये है हमारा ड्राई ऑर्गेनिक मैटर। तो ड्राई ऑर्गेनिक मैटर 170 बिलियन टन है, जिसमें से 115 बिलियन टन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और एक्वेटिक इकोसिस्टम में 55 बिलियन टन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है एनुअली। आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन क्या होता है। ड्राई हम इसको बोल सकते हैं ड्राई वेट। ड्राई ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो है हमारा एक और टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, हो जाता है या फिर हम बोल सकते हैं, तो ये है हमारा डीकम्पोजिशन। अब ये जो डीकम्पोजिशन है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस चैप्टर के बेसिस पर। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है, अच्छे से पढ़ते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। अब जो इसको समझना है, इसको देखो, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या न्यूट्रिएंट। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, होल प्रोसेस इज नोन एज डीकम्पोजिशन। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ हमारे स्टेप्स देख लेते हैं। डीकम्पोजिशन किन किन स्टेप्स में होता है। फर्स्ट हो जाता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेट्राइटस। जो डेट्राइटस है वो क्या होता है, डेड प्लांट एंड एनिमल का जो रिमेन्स होता है, फीकल मैटर होता है, जो मैंने पिछले चैप्टर्स में भी आपको बताया है फीकल मैटर क्या होता है, आप उन चैप्टर में भी देख सकते हो। बाकी फीकल मैटर जो है ऐसा पार्ट होता है डेड प्लांट या एनिमल का। देखिए, डेड प्लांट एंड एनिमल एक अलग चीज़ है और फीकल मैटर वो होता है जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, उनका जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट जैसे कि हम बोल सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से निकला हुआ एक वेस्ट, जो कि इकोसिस्टम के लिए कोई बेनिफिट, मतलब इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो फीकल मैटर होता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेट्राइटस, जो डेट्राइटस है वो है हमारा डेड प्लांट एंड एनिमल का बचा हुआ पार्ट, कंपोजिशन। और फीकल मैटर जिसे हम बोल सकते हैं वेस्ट, जो कि डेड प्लांट एंड एनिमल्स से निकला हुआ है, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्रीवोर्स, डीकम्पोजर्स। देखिए, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जो डेट्राइटस होते हैं, निकले जो प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, फीकल मैटर होते हैं, इनको स्मॉलर पार्टिकल्स में डेट्रीवोर्स जो है तोड़ देते हैं। डेट्रीवोर्स क्या है, जैसे कि फंजाइज और बैक्टीरियाज और यहाँ पर अर्थवर्म। ठीक है, अब जो इस टाइप के जो डेट्रीवोर्स होते हैं वो जो है इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं डेट्राइटस को। आगे देखते हैं लीचिंग। अब जो लीचिंग है ये प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच दीज और इनऑर्गेनिक मैटर्स एंटर द सोइल। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो सोइल में एंटर कर जाते हैं। इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू जो है इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो सोइल में एंटर कर जाते हैं। थर्ड है कैटाबोलिज्म, प्रोसेस बाय विच डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फंजाई एंड बैक्टीरिया होते हैं वो रिलीज़ करते हैं बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर डेट्राइटस और डिग्रेड हो जाता है इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि हमारी प्रोसेस कहलाती है कैटाबोलिज्म। आगे देखते हैं फोर्थ, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, एक्यूमुलस ऑफ ह्यूमस इन द सोइल। जो एक्यूमुलेशन होता है ह्यूमस का सोइल में, वो ह्यूमिफिकेशन होता है। और जो ह्यूमस होता है वो रेजिस्टेंट होता है वाई माइक्रोबियल एक्शन एंड डिकम्पोजेज एट एन स्लो, एक्सट्रीमली स्लो रेट।
जो ह्यूमिफिकेशन में जो ह्यूमस होता है वो एक्सट्रीमली स्लो रेट पर डिकम्पोज होता है और ये जो है एक्ट करता है एज अ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यहाँ तक अपन ने अच्छे से समझ लिया है। आगे देखते हैं फिफ्थ और लास्ट प्रोसेस जो कि है मिनरलाइजेशन। अब जो ये प्रोसेस है बाय विच ह्यूमस फर्दर डिग्रेड्स टू रिलीज मिनरल्स इनटू द सोइल। अब जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस है उसमें जो ह्यूमस होता है वो फर्दर डिग्रेड करता है और फिर वो रिलीज़ करता है मिनरल्स और वो सॉइल में इन मिनरल्स को रिलीज़ कर देता है। तो यहाँ पर मिनरलाइजेशन हमने पढ़ लिया है और डिकम्पोजिशन पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। देखो डिकम्पोजिशन बेसिकली होता क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, मतलब उनको कन्वर्ट कर देते हैं और वो वापस से साइकिल के रूप में वापस से सोइल में चल जाते हैं। और जैसे ही फिर उसके बाद वापस साइकिल स्टार्ट होती है, जैसे कोई प्लांट बनता है तो उसमें वो न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं और इस टाइप से साइकिल हमारी चलती रहती है। आगे देखते हैं, एक और लाइन है, it is an oxygen consuming process and is controlled by the chemical composition of detritus and climatic condition। ये ऑक्सीजन कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कंट्रोल होती है बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। आगे देखते हैं एनर्जी फ्लो। देखिए हमने यहाँ पर कहाँ तक पढ़ लिया, एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन। अब एनर्जी फ्लो पे आते हैं, तीसरा टॉपिक है जो हमारा। अब ये जो एनर्जी फ्लो है इसमें देखिए एनर्जी फ्लो क्या है। बेसिकली एनर्जी फ्लो एक पेन दूसरा ले लेते हैं। जो एनर्जी फ्लो है इसको समझते हैं। सन इज द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। जो सन है वो एक सोल सोर्स है एनर्जी का जो कि पूरे अर्थ पर सभी इकोसिस्टम के लिए है। सन इज द सोर्स फॉर ऑल इकोसिस्टम। ये एक एनर्जी का स्रोत है यानी कि सोर्स है जो सभी इकोसिस्टम के लिए है, जो कि प्रेजेंट है अर्थ पर। ठीक है, सभी इकोसिस्टम के लिए जो एक सोर्स है और एनर्जी का काम करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज लेस देन 50% ऑफ द सोलर रेडिएशन नोन एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार। देखिए सन एक सोर्स है एनर्जी का सभी इकोसिस्टम्स के लिए जो कि प्रेजेंट है अर्थ पर। आगे देखते हैं, प्लांट और जो अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं वो यूटिलाइज करते हैं लेस देन 50% ऑफ सोलर रेडिएशन और इसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो प्लांट्स यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं लेस देन 50%। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को बोलते हैं हम पार, PAR। In an ecosystem, plants are called producers and all animals depend upon the plants directly or indirectly for their food, hence they are known as consumers or heterotrophs। जो इकोसिस्टम है उसमें प्लांट प्रोड्यूसर्स है। तो देखो प्लांट प्रोड्यूसर कैसे हैं, प्लांट जो है यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, उससे एनर्जी ले रहा है और जो है वो प्रोडक्टिविटी कर रहा है और उस पर जो है सभी एनिमल्स डिपेंड है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको खाते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाते हैं हमारे कार्निवोर या फिर ओमनीवोर। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो कार्निवोर्स होते हैं वो भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम बोलें तो प्लांट्स पर ही डिपेंड है उनके फूड के लिए। हैंस दे आर नोन एज कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स। हैंस जो इनको खा रहे हैं वो कंज्यूमर्स या फिर हेटेरोट्रॉप्स खिला देते हैं जो कि दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, दूसरों पर डिपेंडेड है। द consumers can be further divided into primary consumers herbivores, secondary consumers primary carnivores and tertiary consumers secondary carnivores। और उसके बाद भी हमारा आता है टॉप कार्निवोर। तो जो कंज्यूमर है वो फर्दरली डिवाइड होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो प्राइमरी कार्निवोर होते हैं और जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, और जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं जो कि सेकेंडरी कार्निवर होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। और इनको भी खाने वाला होता है एक टॉप कार्निवर जहाँ पर ट्रॉफिक लेवल एंड होता है। वैसे ट्रॉफिक लेवल 3 से 5 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स आगे यहाँ पर मैं बताऊँगा ऐसा क्यों है। आगे देखते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या है? फूड चेन देखिए द एनर्जी flow along the various constituent animals
इज नोन एज द फूड चेन। जो एनर्जी है वो फ्लो करती है अमोंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट एनिमल्स इज नोन एज द फूड चेन। अब जो फूड चेन है वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, उसमें जो एनर्जी है वो ले रहा है हर्बीवोर, और अब हर्बीवोर को जो खाने वाला है वो है हमारा प्राइमरी कार्निवोर, और उसके बाद जो है जो प्राइमरी कार्निवोर में एनर्जी है वो है हमारा सेकेंडरी कार्निवोर। तो प्रोड्यूसर की एनर्जी हर्बीवोर ने ले ली, हर्बीवोर की एनर्जी फिर प्राइमरी कार्निवोर ने ले ली, और उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोर के पास इसकी चल गई। तो जो है यहाँ पर इनका जो इंटरलिंक्ड कनेक्शन है वो हमारा फूड चेन कहलाता है। जो एनर्जी का फ्लो है इन सभी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में, तो वो फूड चेन कहलाता है, इज नोन एज द फूड चेन। आगे देखते हैं फूड वेब क्या होता है। तो फूड वेब होता है जो इंटरकनेक्शन है वेरियस फूड चेन्स का, वो हमारा फूड वेब कहलाता है, इस कॉल्ड द फूड वेब। अब देखो जो इंटरकनेक्शन है, अब देखो मान लीजिए अगर कोई प्रोड्यूसर है, उसको कोई कंज्यूमर खा रहा है, यानी कि हर्बीवोर खा रहा है, तो अब हर्बीवोर को हमारा प्राइमरी जो है कंज्यूमर खा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसको प्राइमरी कंज्यूमर ही खाए। अगर प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्ट प्लांट्स को ही खाता हो, तो ये फूड वेब का इंटरलिंक्ड जो चेन होती है, फूड चेन होती है, उनका जो है फूड चेन इंटरलिंक्ड होती है, इंटरकनेक्शन हो जाता है फूड चेन में, तो उसको फूड वेब कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक और बार मैं बता देता हूँ आपको कि अगर जो हमारा हर्बीवोर है, उसको अगर प्राइमरी कार्निवोर नहीं खा के सेकेंडरी कार्निवोर खा रहा है, तो उसको हम फूड वेब में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कनेक्शन हो जाता है फूड चेन्स का। कोई भी एनिमल किसी भी पर्टिकुलर एनिमल पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो कई एनिमल्स पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो टॉप कार्निवोर है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके पहले वाले टर्सरी कार्निवोर को ही खाए, वो सेकेंडरी कार्निवोर को भी खा सकता है। अगर ऐसा होता कि कोई पर्टिकुलर एनिमल सिर्फ पर्टिकुलर एनिमल को ही खाएगा, तो यहाँ पर इकोसिस्टम अच्छे से स्टेबल ही नहीं हो पाता, स्टेबल कम्युनिटी ही यहाँ पर जो है नहीं बन पाती। तो ऐसा कुछ नहीं है, फूड वेब होता है। फूड वेब में जो है एक से दो जो जनरेशन के आगे या पीछे वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी एक दूसरे को फीड कर लेते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है, तो इसको हमने फूड वेब में जो है कंसीडर करा है। आगे देखते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, जैसे कि मैंने कहा था ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक लेवल इन देयर फूड चेन नोन एज द ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि मैंने आपको फूड चेन में समझाया है यहाँ पे, तो ट्रॉफिक लेवल होता है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है हमारा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसके बाद है हमारा सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, एंड सो ऑन, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ये जो पर्टिकुलर जिस ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर जिस पोजीशन पर है उसको हम ट्रॉफिक लेवल कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टैंडिंग क्रॉप क्या है भाई? स्टैंडिंग क्रॉप है हमारी ईच ट्रॉपिक लेवल कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ सर्टेन टाइम नोन एज द स्टैंडिंग क्रॉप। ईच ट्रॉपिक लेवल पे जो है कंटेन, ईच ट्रॉपिक लेवल कंटेन करता है अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ सर्टेन टाइम। एक ट्रॉफिक लेवल, ईच ट्रॉफिक लेवल कंटेंस करता है किसी सर्टेन अमाउंट को, और वो अमाउंट होता है लिविंग मटेरियल का, और वो उस किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है उसको पहचाना जाता है सर्टेन टाइम नोन एज द स्टैंडिंग रो। किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको किसी ट्रॉफिक लेवल में किसी सर्टेन अमाउंट का लिविंग मटेरियल देखने को मिल रहा है, तो उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप दे मतलब बोलते हैं। आगे देखते हैं द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज restricted since the energy transfer follows a 10% law, i.e. only 10% of the energy is transferred from a lower trophic level to a higher one। तो भाई इसको समझते हैं। जो हमारा जो ट्रॉफिक लेवल है ना, वो एनर्जी फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसका एक लो है। उसका लो जो है वो है, बोलता है कि 10% लो है, सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल के लिए समझें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जांपल को, ठीक है।
हाँ, तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो 10% है, अब देखो सबसे पहले क्या आता है हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर, या फिर हम उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। और जो ये प्रोड्यूसर है ना, वो जो सन से सनलाइट ले रहा है, सनलाइट ले रहा है। अब सन के पास तो एनर्जी होगी कम से कम हजारों लाखों में जूल एनर्जी होगी। तो अब होता क्या है, जो 10% लो है ना, वो सिर्फ ट्रॉफिक लेवल में ही जो है कंसिडर करेंगे अपन। और अगर हम इसमें जो सन से हम एनर्जी ले रहे हैं, प्रोड्यूसर जो एनर्जी ले रहे हैं, वो सिर्फ 1% होगी। 1%, सिर्फ 1% होगी वो सन की एनर्जी के। अगर 1 लाख या फिर हम देखें 1 लाख जूल जो एनर्जी के पास है, 1% एनर्जी, सिर्फ 1% जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है सन से हमारे प्रोड्यूसर में। अगर जैसे 1 लाख जूल सन के पास है तो वो सिर्फ 1,000 जूल ही प्रोड्यूसर के पास जा पाएंगे एनर्जी के रूप में। पर यहाँ पर क्या है देखिए, सिर्फ सन से प्रोड्यूसर में ही 1% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद जो है 10% लो जो है यहाँ पर लागू हो जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि जो 10% लो है वो हमारे हर्बी वोर में, प्रोड्यूसर से हर्बी वोर में जो है 10% एनर्जी का जो है ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो है प्राइमरी कंज्यूमर, जो हमारा प्राइमरी कार्निवोर है, उसके आवाज़ भी यहाँ पर हर्बीवोर की 10% एनर्जी ही जाती है। उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी कार्निवोर है, उसके पास भी जो है हमारी 10% एनर्जी ही जाती है। उसके बाद अगर हम कंसिडर करते हैं टॉप कार्निवर को, तो जहाँ तक ट्रॉफिक लेवल एग्जिस्ट करता है वहाँ तक जो है ये लो फॉलो होगा 10% एनर्जी ट्रांसफ़र का। ठीक है, इसको तो अपन ने समझ लिया है। आगे देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स समझ लेते हैं। सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड्स देख लेते हैं। हम कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छा कर लेते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपन। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होती है, एनर्जी की रिलेशनशिप होती है बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल। जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं जैसे कि प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, टॉप कार्निवर, तो इनके बीच में जो एनर्जी की रिलेशनशिप होती है वो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है शो करता है। ठीक है, रिप्रेजेंट बाय द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, देयर बेस रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वाइल द एपेक्स रिप्रेजेंट्स द टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। इसको देखेंगे हम, बेस क्या होता है, एपेक्स क्या होता है, इनको जो है आगे देखेंगे बेस एपेक्स क्या होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे पहले कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। वो होते हैं 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड? इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। फर्स्ट होता है पिरामिड ऑफ नंबर, सेकंड होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी थर्ड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पिरामिड से फर्स्ट दे रखा है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर। ये कौन सा है हमारा? पिरामिड ऑफ नंबर। अब ये जो है ना, ये वाला जो ब्लॉक दिख रहा है ये हमारा बेस, और ये जो ब्लॉक दिख रहा है ये हमारा एपेक्स। ठीक है, अब जैसे कि हम एक बार फिर से ऊपर जाते हैं। द बेस प्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर्स और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वाइल द एपेक्स प्रेजेंट द टर्शरी और टॉप कार्निवर। जो टॉप कार्निवर है ना, टर्शरी कंज्यूमर, इसको हम, जो इसका जो लेवल होता है ट्रॉफिक लेवल, उसको हम एपेक्स बोलते हैं, टॉप लेवल को। और जो बेस लेवल होता है उसको हम बेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये जो है पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है। अब देखिए जो भी हमारी इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, सभी ऑर्गेनिज्म जो जिसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर आ रहे हैं, तो उसमें जो है यहाँ पर देख सकते हैं प्रोड्यूसर की जो हमारी नंबर है, प्रोड्यूसर का इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स का नंबर है वो है हमारा लगभग यहाँ पर 58,42,000।
अब इनको खाने वाले सिर्फ प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो है हमारे ओनली 7,08,000। अब इनको भी खाने वाले जो है हमारे वो है 3,54,000। अब जो इनको खाने वाले हैं टर्शरी कंज्यूमर वो है सिर्फ 3। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो पिरामिड है ये बेस से लेके एपेक्स तक घटता चला जा रहा है। तो इस टाइप के पिरामिड को हम बोलेंगे अपराइट। अपराइट पिरामिड होते हैं ये, अपराइट। आगे देखते हैं, आगे है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। ये है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। अब जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ना, इसमें अपन ने देख लिया बेस क्या है और हमारा एपेक्स क्या है। अब क्या होता है, जो बायोमास है ना वो कंसिडर करता है जो ऑर्गेनिज्म है उनका वेट, उनका ड्राई वेट कंसिडर कर रहा है वो, और ऊपर वाला जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नंबर जो है मैटर कर रहा है उसमें। इसमें बायोमास मैटर कर रहा है, यानी कि ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट कितना है। तो अब जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है जैसे कि घास वगैरह और या फिर हम हर्ब श्रब्स को इनमें ले सकते हैं, तो इनका जो बायोमास है वो सबसे जो है यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के जो है हम अगर दृष्टि से देखें उस बेसिस पर देखें तो 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का वेट 37 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर का वेट 11 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, और जो टर्शरी कंज्यूमर का वेट है वो सिर्फ 1.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये भी घटता चला जा रहा है, बेस से लेके एपेक्स तक घटता चला जा रहा है, तो इसको भी हम बोलेंगे अपराइट पिरामिड। देखिए ये ऐसे के क्वेश्चन बनते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड से आपके एग्जामिनेशन में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब जो पिरामिड ऑफ एनर्जी इसमें एक खास बात है, सबसे पहले देख लो जो एनर्जी है वो हमारी प्राइमरी प्रोड्यूसर में 10,000 जूल है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में 1,000 जूल हो जाती है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में 100 जूल हो जाती है, एंड टर्शरी कंज्यूमर में आते आते हमारी जो है ये भी पूरी की पूरी डाउन हो जाती है 10 जूल पर, और इसको भी हम अपराइट ही बोलते हैं। पर लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो क्या है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो ऑलवेज अपराइट होता है, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी अपराइट है और ये एक्वेटिक कंडीशंस में भी अपराइट होता है। तो ये ऑलवेज अपराइट देखने को मिलता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये ऑलवेज अपराइट है, वो आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे तब। तो आगे देखते हैं, इन मोस्ट इकोसिस्टम द 3 पिरामिड्स आर अपराइट एक्सेप्ट इन सम केसेस। द पिरामिड्स ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पर ये नीचे से लेकर ऊपर तक घटता चला जाता है तो ये अपराइट कहलाता है। लेकिन इन्वर्टेड क्या होता है, इन्वर्टेड होता है अगर नीचे बहुत कम है, फिर उसके बाद ट्रॉफिक लेवल में जो है बढ़ोतरी अगर हमें देखने को मिल रही है इस टाइप से, तो ये जो है हमारा इन्वर्टेड होता है। ये हमारा क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड होता है ये अगर बेस लेवल से एपेक्स लेवल तक बढ़ता जाता है। तो अब जो देख लेते हैं, द पिरामिड ऑफ बायोमास है वो इन्वर्टेड होता है ओशन इकोसिस्टम में, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में। सिंस अ स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप जो फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं ओशियंस में वो सपोर्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ जूप्लैंक्टन। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले हैं वो जो है फाइटोप्लैंक्टन से भी ज़्यादा है, जूप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा है फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड पिरामिड है वो देखने को मिलता है, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन से नंबर ज़्यादा है, बायोमास में जो है जूप्लैंक्टन्स ज़्यादा है। अब फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो ये फंजाई होते हैं या फिर बैक्टीरिया हम कह सकते हैं इनको, तो इनका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, जूप्लैंक्टन का इनसे बहुत ज़्यादा होता है, और जो जूप्लैंक्टन को खाने वाले हैं उनका उससे भी ज़्यादा होता है, इसलिए जो पिरामिड है वो हमारा इन्वर्टेड होता है यहाँ पे। अब देख सकते हैं, द पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी इन्वर्टेड व्हेन से अ लार्ज ट्री इज ईटन बाय स्मॉल इंसेक्ट्स। तो पिरामिड जो है नंबर वो इन्वर्टेड हो जाता है तब जब जो लार्ज ट्री है वो ईटन खाया जाता है बाय स्मॉल इंसेक्ट्स। और ये इन्वर्टेड तब भी होता है जब नंबर जो, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्री है उसमें बर्ड्स रहते हैं, तो बर्ड्स का जो ट्री तो एक ही है, अब बर्ड्स उसमें कम से कम रहते हैं 30। अगर बर्ड्स अपन फॉर एग्जांपल माने, अब जो 30 बर्ड्स है उनके ऊपर जो पैरासाइट्स प्रेजेंट है, या फिर उनको अपन बोल सकते हैं उनके ऊपर जो बर्ड्स के ऊपर जू प्रेजेंट है जो पैरासाइट होते हैं और जो एनर्जी ले रहे हैं उन बर्ड्स से कहीं ना कहीं,
तो इसमें भी इन्वर्टेड पिरामिड हमें देखने को मिलते हैं। हाउएवर द पिरामिड ऑफ एनर्जी वाज ऑलवेज अपराइट, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो ऑलवेज अपराइट है, चाहे फिर वो एक्वेटिक हमारी एक्वेटिक हो इकोसिस्टम या फिर हमारी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो। आगे देखते हैं। अ ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल एंड नॉट अ सिंगल स्पीशीज सच एज सच, आल्सो अ सिंगल स्पीशीज may become a part of more than one trophic level in the same ecosystem at the same time depending upon the role it plays in the ecosystem। जो ट्रॉफिक लेवल है वो प्रेजेंट करता है उसका फंक्शनल लेवल आर एंड नॉट अ सिंगल स्पीशीज एज सच, आल्सो सिंगल स्पीशीज में बिकम पार्ट ऑफ मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। जो सिंगल स्पीशीज़ है वो ट्रॉफिक लेवल का जो है मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल का पार्ट बन रही है इन द सेम इकोसिस्टम, एक ही इकोसिस्टम में एट द टाइम डिपेंडिंग अपॉन द रोल इट प्लेज इन द इकोसिस्टम। उस टाइम पे जब ये डिपेंड कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द रोल, उस टाइम पर ये डिपेंड करता है जब जो रोल है इकोसिस्टम का वो देखने को हमें मिलता है। आगे देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। अब देखो जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है वो जो भी कंसिडर कर रहा है प्लांट्स को वो सिर्फ एक ही ट्रॉफिक लेवल में कंसिडर कर रहा है। अब इन्होंने जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की तो बात ही नहीं करी। अब जो प्लांट्स है वो ये बेस पर ले रहा है, यानी कि एज अ प्रोड्यूसर। लेकिन जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उनमें इकोलॉजिकल पिरामिड में जो है उनके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन हो गई। आगे देखते हैं। इट अज्यूम अ सिंगल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, इट डज नॉट एक्सप्लेन फूड वेब्स। ये जो है फूड चेन को ही जो है सपोर्ट कर रहा है, ना कि फूड वेब को। अब अगर फूड चेन यहाँ पर जो है एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमेशा ये जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो एक एनिमल है वो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर एनिमल पर ही डिपेंड नहीं है, वो सबको खा सकता है जिसको वो खाना चाहे, अगर वो कार्निवोर है। अगर हम इसमें से प्रोड्यूसर्स को हटा लें तो ये जो है हमारे टर्शरी या फिर टॉप कार्निवोर हमारा प्राइमरी कार्निवोर को भी खा लेगा, सेकेंडरी कार्निवोर को भी खा लेगा, और तो और हर्बीवोर को भी खा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ है कि सिर्फ टर्शरी कार्निवोर सेकेंडरी कार्निवोर पर ही डिपेंडेड है, तो ये फूड वेब को सपोर्ट नहीं करेगा। पिरामिड सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन अ प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड इवन थू दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोसिस्टम। अब सेप्रोफाइट्स है जैसे कि बैक्टीरिया हो गए और माइक्रोब्स हो गए, और इसके अलावा जो हमारे फंजाई बैक्टीरिया है इनको ये प्लेस नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीकम्पोजर्स को ये प्लेस नहीं करता है ये इकोलॉजिकल पिरामिड, इसमें इनके लिए भी कोई जगह नहीं है, जबकि एक वाइटल रोल निभा रहे हैं इकोसिस्टम में। इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन एक अच्छा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा नंबर का आता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में स्पेशली, और इसको समझाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखते हैं। नहीं, ये वाला पेन अच्छा नहीं है। इकोलॉजिकल सक्सेशन। Ecological succession, the composition of all ecosystems keeps on changing with the change in their environment. These changes finally lead to the climax community. The composition of all ecosystem keeps on changing with change in their environment. These changes finally lead to the climax community. अब देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन समझने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। जो हमारा जैसे कि मान लीजिए कि जो इकोसिस्टम है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्पीशीज़ होती है ना उनके कंपोजिशन में ग्रेजुअल या फिर प्रेडिक्टेबल चेंज होता है इन ए गिवन एरिया, तो उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक जगह है जहाँ पर
ग्रेजुअल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। कोई स्पीशीज़ आ रही है, फिर उसके बाद वो वापस एक्सटिंक्ट हो जा रही है, फिर उसके बाद दूसरी स्पीशीज़ आ रही है। ऐसे करते करते कुछ लेवल्स पर जो है स्पीशीज़ वहाँ पर ऑक्यूपाई कर रही है, फिर उसके बाद वहाँ पर वो फिर से ख़त्म हो जा रही है। फिर उसके बाद ऐसे करते 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 जो लेवल्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर एरिया में उन स्पीशीज़ पर, और उनके स्पीशीज़ के बाद जो क्लाइमैक्स आता है उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन दो टाइप के होते हैं, और वो भी दो बेसिस पर होते हैं, वो आगे देखेंगे हम। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? द कंपोजिशन ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स कीप्स ऑन चेंजिंग। जो इकोसिस्टम के कंपोजिशन होते हैं वो चेंज करते हैं, कीप्स ऑन चेंजिंग विद चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, एंड दिस फाइनली लीड टू द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी फाइनल स्पीशीज़ जो है ऐसी स्पीशीज़ आ जाती है जो स्टेबल रहती है उस एनवायरनमेंट के लिए, तो फिर वो यहाँ पर पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। यानी कि ग्रेजुअल एंड फेयर प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया, इट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। आगे देखते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है। इट इज़ अ कम्युनिटी विच इज़ इन नियर इक्विलिब्रियम विद इट्स एनवायरनमेंट। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे हैं उसके एनवायरनमेंट में। यानी कि ये लास्ट जो है फेज़ होता है हमारे इकोलॉजिकल सक्सेशन का, जिसमें ऐसी स्पीशीज़ वहाँ पर डेवलप होती है उस इकोसिस्टम के लिए जो कि उस इकोसिस्टम के लिए फेयरली जो है यहाँ पर स्टेबल होती है। यानी कि ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर रहती है। सीयर क्या होता है? सीयर होता है बेसिकली जो है इसमें तीन स्टेजेस पाए जाते हैं, या फिर तीन कंपोजिशन हम बोल सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा तीन कम्युनिटी बोल सकते हैं। फर्स्ट होती है हमारी पायनियर कम्युनिटी, सेकंड होती है हमारी इसके अलावा पायनियर कम्युनिटी के अलावा हमारी सेकंड होती है सीरल स्टेजेस या फिर सीरल कम्युनिटी, और थर्ड होती है हमारी क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब जो सीरियल कम्युनिटी होती है वो ट्रांजिशनल जो है कम्युनिटीज कहलाती है। इनके बीच की जो मदद करती है पायोनियर कम्युनिटी से एक स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी बिल्ड करने में। क्लाइमैक्स कम्युनिटी तो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए गिवन एनवायरनमेंट। द ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर कॉल्ड सीरियल स्टेज और सीरियल कम्युनिटीज। अब जो सीयर होते हैं वो होते हैं एक सक्सेसिवली चेंज होता है, यानी कि तीन कम्युनिटी के बीच में इंटर कनेक्शन है। कि जो पायनियर कम्युनिटी है वो यहाँ पर देखी जाती है। पायनियर कम्युनिटी की आगे डेफिनेशन हम देखेंगे। पायनियर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो फर्स्ट आती है और फर्स्ट इन्वेड करती है एक बेर एरिया में, और उसके बाद वहाँ पर कुछ ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, ग्रेजुअल कम्युनिटीज़ आती है, वो वापस एक्सटिंक्ट हो जाती है, फिर उसके बाद कुछ कम्युनिटीज़ आती है, एंड फाइनली एक स्टेबल कम्युनिटी का जो है वहाँ पर फॉर्मेशन होने लग जाता है। और उस कम्युनिटी को ही हम, जब फाइनल कम्युनिटी आई और उसके बाद जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी वहाँ पर स्टेबल हुई, स्टेबिलिटी आई उसमें, उसी प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल देते हैं। अब सक्सेशन हैपन्स, ठीक है, सक्सेशन happens in areas where no life forms ever existed as in bare rock, school lava, etc. primary succession, or in areas which have lost all life forms due to destruction and flood, secondary succession। अब दो टाइप के सक्सेशन होते हैं, ठीक है, एक प्राइमरी सक्सेशन और एक सेकेंडरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? ऐसा सक्सेशन जहाँ पर कभी भी लाइफ एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, उस एरिया में अगर सक्सेशन हो जाता है, उस एरिया में अगर जो है स्टेबल कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, तो उसे प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर कूल लावा जहाँ पर हो, या फिर यहाँ वहाँ पर जो है बिल्कुल बंजर ज़मीन हो, या फिर जैसे कि वहाँ पर बहुत बेयर रॉक्स पाए जाते हैं जहाँ पर कभी भी कोई कम्युनिटी देखने को नहीं मिली हो, और वहाँ पर एकदम से प्राइमरी जो है अगर वहाँ पर कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ जाती है, तो वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हज़ारों साल लगते हैं इस सक्सेशन को बिल्ड होने में। और इन एरियाज़ जहाँ पर जो है किसी वजह से जो लाइफ फॉर्म है वो लॉस्ट हो चुकी थी, और ड्यू टू डिस्ट्रक्शन या फिर फ्लड के मारे यहाँ पर, जहाँ पर पहले से लाइफ प्रेजेंट थी लेकिन कुछ ऐसे जो है डिस्ट्रक्शंस या फिर फ्लड्स की वजह से जहाँ पर लाइफ लॉस हो चुकी थी, और फिर वापस से वहाँ पर सक्सेशन हो जाता है,
तो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। और ये जो है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सक्सेशन ये जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और जो प्राइमरी सक्सेशन है वो बहुत स्लो रेट में होता है। अब आगे देखते हैं, प्राइमरी सक्सेशन टेक्स हंड्रेड्स टू थाउजेंड ऑफ ईयर्स एज डेवलपिंग सोइल ऑन बेयर रॉक्स इज स्लो प्रोसेस। देखो ये 1,000 से 100 साल लगते हैं जहाँ पर सोइल डेवलप होने में, बेयर रॉक्स जो है बेयर रॉक्स में सोइल डेवलप होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत एक स्लो प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पर जो है पहले कोई भी कम्युनिटी नहीं देखी गई, नहीं एग्जिस्ट करती थी, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन में इतना टाइम लगा। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन है, सिंस द नेचर डज नॉट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन जहाँ पर हो रहा है, जिस एरिया में हो रहा है, वो एरिया जानता है कि उसको कैसे यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बिल्ड करनी है। वो पहले यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि स्टेबल कम्युनिटी देख चुका है, और एक बार किसी फ्लड या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाने से वो दोबारा अगर इसको सक्सेशन वहाँ पर उस एरिया में होगा तो वो आसानी से फास्टली हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि किस टाइप से यहाँ पर जो है बिल्ड करनी है स्टेबल या फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ड्यूरिंग सक्सेशन एनी डिस्टर्बेंसेज, नेचुरल हो या फिर वो मेन मेड डिस्टर्बेंस हो, कैन कन्वर्ट अ पार्टिकुलर सीरियल स्टेज टू एन अर्लियर वन। अब जो मेन मेड डिस्टर्बेंस होती है या फिर नेचुरल डिस्टर्बेंस होती है, जैसे कि फ्लड वगैरह, डिस्ट्रक्शन वगैरह या फिर डिफोरेस्टेशन, इस टाइप की जो हमारी देखने को मिलती है मेन मेड या नेचुरल और डिस्टर्बेंसेस, इसको हम किस स्टेज में लेते हैं? इसको हम ना क्लाइमेक्स कम्युनिटी में लेते हैं, ना हम इसको पायनियर कम्युनिटी में लेते हैं, इसको हम लेते हैं सीरियल कम्युनिटी, सीरियल स्टेजेस यानी कि इंटरमीडिएट स्टेजेस जो कि क्लाइमेक्स या फिर पायनियर कम्युनिटी के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। आगे देखते हैं हाइड्रार्च सक्सेशन। अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हैबिटेट, यहाँ पर दो टाइप के सक्सेशन और पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं हम हाइड्रार्च सक्सेशन, और एक बोलते हैं हमारे ज़ेराक्स सक्सेशन। ठीक है, तो हाइड्रार्च सक्सेशन क्या होता है? इट टेक्स प्लेस इन वेट एरियाज एंड कन्वर्ट्स हाइड्रिक कंडीशंस टू मेजिक। ये जो है प्लेस करता है गीले एरियाज में, और ये कन्वर्ट करता है गीले एरिया को यानी कि हाइड्रिक कंडीशन को मेजिक कंडीशन में। अब मेजिक कंडीशन क्या होती है? मेजिक कंडीशंस कहलाती है ड्राई प्लस वाटरी एरियाज, ड्राई प्लस H2O वाले एरियाज होते हैं, जो कि मतलब सूखे और इनका मिक्सचर हम बोल सकते हैं मेजिक कंडीशन, जहाँ पर हमें पानी भी जो है हमें अच्छी मात्रा में देखने को मिले, अच्छे अमाउंट में देखने को मिले, और जहाँ पर हमें ड्राइनेस भी अच्छे अमाउंट में वो देखने को मिले। और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एग्जांपल है वो होता है हमारा फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को हम मेजिक कंडीशन में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें छोटे छोटे तालाब, वहाँ पर हमें जो है बिल्कुल बिल्कुल ड्राईपन ही नहीं देखने को मिलता, वहाँ पर हमें ड्राई प्लस जो है वाटरी एरियाज भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रार्च सेक्शन क्या होता है? किसी पाने वाले एरिया को यानी किसी लेक या किसी पॉन्ड को वो कन्वर्ट कर देता है एक ऐसे एरिया में जहाँ पर हमें ड्राइनेस और दोनों H2O यानी कि वाटरी एरियाज भी देखने को मिल जाते हैं। सेम ज़ेराक्स सेक्शन है, और जो इट टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज, ये जो है ज़ेराक्स सेक्शन होता है ड्राई एरियाज में, और कन्वर्ट कर देता है जेरिक कंडीशन, बिल्कुल ड्राई कंडीशन को मेजिक कंडीशन में, जहाँ पर हमें पानी भी देखने को मिल जाएगा और साथ में ड्राइनेस भी हमें देखने को मिलेगी। दोनों का जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट कंपोजिशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पाइनियर स्पीशीज़ क्या होती है? देखो पाइनियर स्पीशीज होती है, दीज आर द स्पीशीज दैट फर्स्ट इन्वेड अ बेयर एरिया ऑन लैंड। दीज कुड बी लाइकेंस दैट सीक्रेट एजाम्स टू डिसॉल्व द रॉक सरफेस फॉर सोइल फॉर्मेशन, वाइल इन वाटर पाइनियर स्पीशीज कुड बी फाइटोप्लैंक्टन। जो पाइनियर स्पीशीज होती है वो स्पीशीज होती है जो किसी भी एरिया को सबसे पहले इन्वेड करती है, वहाँ पर जो है एक बंजर ज़मीन को इन्वेड करती है, और वहाँ पर जो है इन्वेड करके वहाँ पर एक कम्युनिटी, पायनियर कम्युनिटी बिल्ड करती है, वो होती है हमारी पायनियर स्पीशीज़। अब इसमें जो है फॉर एग्जांपल अगर अपन टेरेस्ट्रियल के लिए देखें तो ये लाइकेंस हो सकते हैं जो कि एंजाइम सिक्रेट करते हैं और रॉक सरफेसेस को डिजोल्व कर देते हैं और उसमें से सोल फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। वाइल इन वाटर कंडीशन या फिर एक्वेटिक कंडीशन में हम देखें तो इसमें जो पायनियर स्पीशीज होती है वो होती है फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि मदद करती है एक्वेटिक इकोसिस्टम को क्लाइमेक्स या फिर वहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन करवाने में। ठीक है, आगे देखते हैं अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ ऑल सक्सेशंस। जो भी सक्सेशंस होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, उनका जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, अ मेजिक कम्युनिटी, जो कि ड्राई प्लस वाटर एरिया हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, जिनमें हमें दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाए, जैसे कि एम्फीबियंस वगैरह जो पानी में भी रह लेते हैं और ड्राइनेस में भी रह लेते हैं। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है और सक्सेशन का? वो होती है हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपको? फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। अब जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है,
और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूरा सिलेबस आएगा। यानी कि जो भी है कटिंग वहाँ पर नहीं हुई है, सिलेबस कटिंग सिर्फ सीबीएसई में हुई है। सीबीएसई वाले बच्चे इसको पढ़ लें एक बार, क्योंकि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हालांकि बोर्ड में ये नहीं आएगा, लेकिन अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं जो है इसको अच्छे से पढ़ाऊँगा। और साथ में नीट में भी आपको फोड़ना है तो न्यूटन साइकिलिंग तो पढ़नी पड़ेगी। अब जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सोइल एट अ गिवन टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट। जो अमाउंट होता है न्यूट्रिएंट का वो सोइल में प्रेजेंट होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो स्टैंडिंग स्टेट होता है। और अमाउंट ऑफ लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया एट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर स्टैंड ऑफ, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वहाँ लिविंग फॉर्म्स था। जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट होता है प्रेजेंट होता है सोइल में एट अ गिवन टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, वो स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है। आगे देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर नेवर लॉस्ट। न्यूट्रिएंट्स आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट्स कभी इकोसिस्टम से लॉस्ट नहीं हुए हैं और ना होएंगे। दे आर ओनली रिसाइकल्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। वो सिर्फ रिसाइकल ही होएंगे या फिर रिसाइकल ही होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। आगे देखते हैं, स्टेट यानी कि लेवल पर, किसी लेवल पर या फिर किसी पर्टिकुलर बॉडी से किसी दूसरी पर्टिकुलर बॉडी में, ठीक है। ट्रांजिशन भी हम इसको बोल सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और बायोजियोकेमिकल साइकिल, दे आर टू टाइप्स। अब जो है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, उसका जो है एज अ सिनोनिम हम कह सकते हैं, तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं। अभी जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है वो दो टाइप की होती है, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। अब जो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट है थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के वेरियस कंपोनेंट के द्वारा जो न्यूट्रिएंट का मूवमेंट किया जाता है उसको न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बोलते हैं। अब ये जो है दो टाइप की होती है, गैसियस साइकिल। रिजर्वोयर फॉर दीज टाइप्स ऑफ साइकिल एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। ये वो जो है गैसियस साइकिल जो होती है, ये रिजर्वोयर होती है, वो साइकिल होती है जो न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वोयर होता है इन एटमॉस्फेयर। और सेडिमेंट्री क्या होता है, सेडिमेंट्री होता है रिजर्वोयर फॉर दीज टाइप्स ऑफ साइकिल, रिजर्वोयर फॉर द साइकिल्स एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट। जो मिडिल अर्थ क्रस्ट होती है ना, अर्थ क्रस्ट, उसमें जो है सेडिमेंट्री साइकिल पाई जाती है। वहाँ पर जो है ये रिजर्वोयर करती है न्यूट्रिएंट्स का, और गैसियस साइकिल एटमॉस्फेयर में रिजर्वोयर करती है न्यूट्रिएंट्स का। दो टाइप की गैसियस और सेडिमेंट्री हमने देख ली। अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग तो हमने पढ़ ली। अब फर्स्ट पढ़ते हैं हम कार्बन साइकिल, क्योंकि जो है कुछ ऑर्गेनिक जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन, फॉस्फोरस, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि, नाइट्रोजन भी होता है, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर साइकिलिंग, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए। तो कार्बन साइकिल हम पढ़ते हैं, दे आर वेरी सच इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर अस। तो कार्बन साइकिल क्या होती है, अबाउट 49%, लगभग 49% ऑफ द ड्राइवेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ कार्बन। जो 49% ऑफ ड्राइवेट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो कार्बन से बना हुआ होता है। द ओशियंस रिजर्व्स एंड फॉसिल फ्यूल्स रेगुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। जो ओशन रिजर्व होते हैं और जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है रेगुलेट करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में। जैसे कि फॉसिल फ्यूल हमारे, जैसे कि डीजल, पेट्रोल हो गए, इनके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ये जो है रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। प्लांट एब्जॉर्ब CO2, जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है CO2 को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस के दौरान ये एब्जॉर्ब करता है CO2 को और O2 रिलीज करता है, ऑफ विच सर्टेन अमाउंट इज रिलीज बैक थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज। और जो सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ किया जाता है रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। अब मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंट्रीब्यूटेड बाय द डिकम्पोजर। जो मेजर अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो डिकम्पोजर्स द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि हु कंट्रीब्यूट, ये कंट्रीब्यूट करते हैं CO2 टू द CO2 पूल बाय प्रोसेसिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेट्राइटस होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए ये CO2 पूल में जो है कंट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि CO2 रिलीज कर देते हैं इन एटमॉस्फेयर। द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर हैज़ बीन इंक्रीज्ड कंसिडरेबली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन। जो अमाउंट ऑफ CO2 है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, रैपिडली इंक्रीजिंग कर रहा है बिकॉज ऑफ सच ह्यूमन एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ सच
एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं, यानी कि डीजल पेट्रोल की वजह से हम जो गाड़ी चला रहे हैं उसकी वजह से जो है यहाँ पर CO2 बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं जिससे प्लांट कट रहे हैं, और जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो ट्रीज एब्जॉर्ब कर रहे थे CO2 को, अब उस CO2 को कौन एब्जॉर्ब करेगा? अब डिफॉरेस्टेशन से जो है जो CO2 का अमाउंट है वो रिमेन कर जाता है, उनको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से भी जो CO2 का अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। आइए देखते हैं फॉस्फोरस साइकिल। अब जो फॉस्फोरस साइकिल है ये इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। फॉस्फोरस एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए और सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम्स के लिए। ठीक है, रॉक्स कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। जो रॉक्स होते हैं, जो हमारे लेयर्स होती है अर्थ की जो अपर लेयर होती है, अपर स्ट्रेटा, तो इसमें जो रॉक्स पाए जाते हैं, या फिर हम डीप लेयर में भी इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो जो रॉक्स होते हैं उसमें फॉस्फोरस होता है। तो जो फॉस्फोरस होता है ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट होता है फॉर द होल इकोसिस्टम। ठीक है, तो रॉक्स कंटेन करता है फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। जो रॉक है वो फॉस्फोरस कंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट के रूप में। ठीक है, व्हेन रॉक्स आर विदर्ड, व्हेन रॉक्स, जब रॉक्स को विदर्ड किया जाता है, विदर्ड का आप मुझे मीनिंग कमेंट में बताएंगे विदर्ड क्या होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा विदर्ड क्या होता है। वैसे व्हेन रॉक्स आर विदर्ड, जब रॉक्स को जो है यहाँ पर हम फर्दर फिल्टर करते हैं, या फिर रॉक्स का जो विदरिंग होता है, सम ऑफ द फॉस्फेट है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। जब रॉक्स का जो है डिज़ोल्वमेंट होता है, एज हम बोल सकते हैं रॉक्स अगर जब टूट जाते हैं तो उनमें जो प्रेजेंट फॉस्फेट होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है सॉइल में। जब भी रॉक्स जो है नेचुरली टूट जाते हैं, या फिर उनका जो है डिज़ोल्वमेंट हो जाता है, या फिर उनका जो है छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तब उसमें से फॉस्फेट निकलता है, और जो है फॉस्फेट वो डिजोल्व हो जाता है हमारे सोइल सॉल्यूशन में, एंड हेंस इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट। देन द कंज्यूमर्स गेट देयर फॉस्फोरस फ्रॉम द प्लांट। जो कंज्यूमर हैं उनको मिल जाता है प्लांट्स के थ्रू फॉस्फोरस, एंड देन फॉस्फोरस रिटर्न बैक टू द सोइल बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। एंड जो हमारा फॉस्फोरस है वो वापस बैक रिटर्न ले लेता है टू द सोइल बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। जो फॉस्फोरस है वापस रिटर्न कर लेता है। अब देखो इसका जो है साइकिल कैसे है, फॉस्फोरस कैसे वापस रिटर्न लेगा सोइल, फॉस्फोरस रिटर्न ले लेता है, कुछ जो है प्लांट में चल जाता है और वापस रिटर्न ले लेता है, रन ऑफ जो है हो जाता है सोइल सॉल्यूशन से। ठीक है, बाई फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारा रॉक होता है ना, रॉक मिनरल्स, उससे जो है यहाँ पर सोइल सॉल्यूशन में जाता है ये। जब रॉक की विदरिंग होती है तो वो सोइल सॉल्यूशन में चल जाता है। ठीक है, सोइल सॉल्यूशन में चल जाता है। अब सोइल सॉल्यूशन से ये अपटेक करता है यहाँ पर प्लांट प्रोड्यूसर्स में, प्लांट प्रोड्यूसर में जो है ये अपटेक कर रहा है, और जो कुछ सोइल सॉल्यूशन से वापस, जैसे मैंने बताया ना, ये वापस से टेक ऑफ कर लेता है, रन ऑफ कर लेता है, तो कुछ जो है वापस से अंदर डीप लेयर में ही चल जाता है, रन ऑफ कर जाता है, और कुछ जो है अपटेक कर लेता है प्लांट प्रोड्यूसर्स में। अब जो है प्रोड्यूसर से जाता है कंज्यूमर में। अब जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर में चल जाता है फॉस्फोरस, और जो है कुछ हिस्सा चल जाता है इस प्रोड्यूसर के डेट्राइटस में। अब क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है ना, अब जो प्रोड्यूसर है वो कभी ना कभी तो मरेगा, उसका डेट्राइटस भी बनेगा, या फिर उसका जो है कुछ फूल या पत्ती गिरी गई, फूल पत्ती गिर गई तो डेट्राइटस वो भी उसका कहलाता है। और जो कंज्यूमर है वो भी कभी ना कभी मरेगा तो उसका डेट्राइटस भी बनेगा। तो फाइनली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो डेट्राइटस होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। जो उसका डेट्राइटस है ना कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का, उसमें जो है यहाँ पर फॉस्फेट आ जाता है। अब जो फॉस्फेट डेट्राइटस में है वो फर्दर डिकम्पोजिशन होने के बाद वापस से सोइल सोल्यूशन में मिल जाता है, और वापस से ये साइकिल इस टाइप से जो है चलती रहती है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सोइल सॉल्यूशन से वापस प्लांट में, प्लांट सॉल्यूशन से वापस ये कंज्यूमर में, कंज्यूमर से फिर डेटाइटस में, और या फिर प्रोड्यूसर से डेटाइटस में, फिर वापस सोइल सॉल्यूशन में। और कभी कभार यहाँ पर मैं आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ,
कभी कभार आपको क्या देखने को मिलता है कि रॉक मिनरल्स का विदरिंग हो जाती है, वो टूट जाते हैं छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, या फिर उनका जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं। कुछ भी यहाँ पर नेचुरल ई कंडीशन में नेचुरली जो है यहाँ पर रॉक मिनरल्स का जो है टूट जाता है ये अलग अलग पार्ट्स में, तो उसकी वजह से फॉस्फेट यहाँ पर निकल के सोयल सॉल्यूशन में आ जाता है। लेकिन सोयल सॉल्यूशन से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, और कंज्यूमर से डेट्राइटस में, डेट्राइटस से वापस सोयल सॉल्यूशन में, यहाँ पर ये साइकिल चलती रहती है जिसको हम फॉस्फेट साइकिल भी बोलते हैं। एंड द चैप्टर इज कंप्लीट। चैप्टर आवर चैप्टर इज सक्सेसफुली completed। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। अब इसको जो है आराम से देख लेना 2 बार, और 2x स्पीड में देखना आराम से। आप देखोगे 2 बार तो आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यार मैं जो है आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, हमारा पेपर बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है। तो प्लीज़ यार किसी की हेल्प हो जाएगी, प्लीज़ आप किसी की हेल्प ज़रूर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना, तभी सब्सक्राइब करना। पर मेरी एक हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और उनके लिए ही पढ़ाया जा रहा है। बेसिकली उनके एग्ज़ाम्स में उनके अच्छे नंबर आ सके, इनके लिए पढ़ाया जा रहा है। और नीट फोड़ सके, CUT फोड़ सके, बोर्ड को अच्छे से फोड़ सके, इसलिए यहाँ पर हम सीरीज़ कंटिन्यू रख रहे हैं। बाकी मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, और यहाँ पर इन सबको मेंटेन करने में, वीडियो बनाने में, नोट्स को आपको जो है सभी तरीके से प्रोवाइडिंग मैं कर रहा हूँ, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और अलग से टाइम निकाल के आपके लिए भी यहाँ पर सोच के मुझे बनाना पड़ता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक अगर आपको अच्छी लगे तो ही कीजिएगा। बाकी अपना जो है डाउट बताइएगा कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी लास्ट टाइम में एटलीस्ट भला हो सके। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कराइए, लास्ट टाइम रिवीजन कीजिएगा। इसको 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। साथ में जो है बाकी के 3 चैप्टर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, आपको मिल जाएंगे, जाके उनको भी देख लीजिएगा, उनके नोट्स भी प्रिंट करा लीजिएगा। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। और हम किसी नए लेक्चर में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।